कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एनवीएस में मेस हेल्पर के पोस्ट के लिए जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होता है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लाए हैं। और इससे पहले 7 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर और प्लेलिस्ट से आप वो देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सुविधा आधारित परामर्श केंद्र किशोरों को निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है पोषण के संबंध में प्रदान करते हैं। यौनारंभ यानी जो यूथ का जो यौन आती है उसके बारे में। एसटीडी की रोकथाम, शीघ्र विवाह और संतानोत्पत्ति या संतान की उत्पत्ति। ठीक है, तो इसमें किसके बारे में छोड़कर सभी के बारे में शिक्षा प्रदान करती है। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा 4, यानी शीघ्र विवाह और संतान उत्पत्ति, इसके बारे में शिक्षा प्रदान नहीं करती है। तो किसके बारे में प्रदान करती है? पोषण के बारे में करती है, यौन आरंभ के बारे में करती है, एसटीडी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है उसके बारे में भी प्रदान करती है। तो ये तीनों के बारे में प्रदान करती है। जो चौथा ऑप्शन है उसके बारे में प्रदान नहीं करती है। तो चलिए जो भी ऑप्शन है उसके बारे में तो देख ही लिए और इसके बारे में कुछ डिटेल से देख लेते हैं। जो स्वास्थ्य संवर्धन किशोरों में पोषण, आकस्मिक चोट, हिंसा, लिंग आधारित हिंसा होती है उसके बारे में। असंक्रामक रोग, आपको पता ही है कि 2 तरह के, एक संक्रामक एक असंक्रामक। तो असंक्रामक रोग, मानसिक स्वास्थ्य और नकारात्मकता के बारे में जो निगेटिविटी होती है उसके बारे में जानकारी और सलाह के लिए किशोर स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो किशोर स्वास्थ्य केंद्र किसके बारे में शिक्षा प्रदान करती है? तो आपने देख लिया कि स्वास्थ्य संवर्धन, किशोरों में पोषण यानी न्यूट्रिशन, आकस्मिक चोट, हिंसा जो कि लिंग आधारित, असंक्रामक रोग, मानसिक स्वास्थ्य और निगेटिविटी के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है जो स्थापित किया गया है आपका सुविधा आधारित परामर्श केंद्र? तो इसका उद्देश्य क्या है? किशोर के शरीर में 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में परिवर्तन होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि उनके शरीर में अलग अलग तरह के परिवर्तन होते हैं। इस दौरान उन्हें कई तरह की नई जानकारियां और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी क्रम में उन्हें एनीमिया आपको पता ही है किसकी कमी से होती है? आयरन की कमी से एनीमिया की भी शिकायत हो सकती है। बाद में जो एनीमिया के रूप में सामने आती है। ये बीमारी बहुत के बारे में आप जानते ही होंगे। प्रभावित किशोरों में भी कुपोषण आदि के शिकार होने की संभावना अधिक होती है। जो प्रभावित किशोर होते हैं जो एनीमिया के, उनमें कुपोषण की भी समस्या आती है। ऐसे में हम सभी के जो भी लोग हैं इसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो परामर्श जो केंद्र स्थापित किए गए हैं, तो परामर्श केंद्र ने एसटीडी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, तो एसटीडी का फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा। एसटीडी की रोकथाम के लिए किशोरों और युवाओं, जो यूथ हैं, को लैंगिक प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं सहित सुलभ, न्याय संगत, व्यापक और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को किशोर अनुकूल, जो यूथ है उसके अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक के रूप में स्थापित किया है। यह परामर्श केंद्र किशोर अनुकूल सेवाओं के स्तर से लेकर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो शहर में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, इस सेवा पेशकशों तक अधिगम को संहिताबद्ध करता है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त वसा का स्रोत है। तो मैंने जो फूड वाला भोजन बताया था उसमें बताया था कि वसा 2 तरह के होते हैं, संतृप्त वसा एंड असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा का इनमें कौन सा स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूध। जो जैतून का तेल है, अंडे, दूध एंड मकई, 4 में से जो संतृप्त वसा का स्रोत है 3 नंबर जो ऑप्शन है दूध, वो है। दूध संतृप्त वसा का स्रोत है। चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। वसा को फैटी एसिड या लिपिड भी कहा जाता है। हमारे शरीर में वसा एक साथ जुड़े हुए 3 अणुओं से बनी होती है। वसा है एक साथ जुड़े हुए 3 अणु तो हम जानते होंगे उससे बनी होती है, मॉलिक्यूल। ठीक है, इस 3 अणु संरचना को ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। इस 3 अणु संरचना को क्या कहा जाता है? ट्राइग्लिसराइड। हमारे लिए आवश्यक अधिकांश वसा हमारे शरीर द्वारा बनाए जाते हैं। हमारे लिए जो भी वसा जरूरत होते हैं हमारे शरीर द्वारा ही बना लिए जाते हैं, लेकिन कुछ वसा ऐसी होती है जिनका निर्माण हमारे शरीर नहीं कर सकता है।
हम इन वसा को खाने से ही प्राप्त कर सकते हैं। जो खाना खाते हैं भोजन, उससे हम उन्हें प्राप्त करते हैं। कुछ को तो शरीर खुद बना लेती है और कुछ को खाना से प्राप्त करती हैं। इन वसाओं को आवश्यक वसा कहा जाता है, क्योंकि यह आवश्यक है कि हम उन्हें भोजन प्राप्त करें। आवश्यक वसा में ओमेगा 3 वसा जो मछली और सूरजमुखी जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ओमेगा 3 जो वसा है उसका मुख्य स्रोत क्या है। तो मछली और सूरजमुखी का जो तेल होता है उससे। और ओमेगा 6 वसा है जो अखरोट, बीज और मकई के तेल जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तो जो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 के बारे में आपने पढ़ा, तो ये आवश्यक यानी इसेंशियल वसा है, फैट है, ठीक है। संतृप्त वसा क्या होते हैं? संतृप्त वसा एक प्रकार की आहार वसा है, ये भी हमारे खाने के थ्रू ही हम लेते हैं। यह ट्रांस फैट के साथ अस्वास्थ्यकर वसा में से एक है, यानी अनहेल्दी होता है। जो संतृप्त वसा होता है वो अनहेल्दी होता है, वो उतना इम्पोर्टेंट मतलब ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता है, ठीक है। ये वसा अक्सर कमरे के तापमान पर ठोस होती है। मक्खन, ताड़ और नारियल का तेल, पनीर और रेड मीट जैसे खाद्य पदार्थों में उच्च मात्रा में संतृप्त वसा होती है। तो इनसे जो वसा प्राप्त होती है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती है। जो सैचुरेटेड फैट होता है वो शरीर के लिए नुकसानदेह होता है, तो हमको इनका कम से कम कंज्यूम करना चाहिए। आपके आहार में बहुत अधिक संतृप्त वसा हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बन सकती हैं। सॉसेज, हेम, बर्गर और बेकन जैसे प्रोसेस्ड और फैटी मीट होते हैं, उनमें ये पाए जाते हैं। हार्ड पनीर जैसे चेडर दूध, क्रीम और आइसक्रीम, मक्खन, लार्ड, घी, ताड़ का तेल और नारियल का तेल, इनमें भी आपको मिलेगा सैचुरेटेड फैट। इस प्रकार दूध संतृप्त वसा का स्रोत है। दूध मैंने बता ही दिया कि दूध है वो संतृप्त वसा का स्रोत है। जो जैतून का तेल होता है, तो तेल जो जैतून का तेल है असंतृप्त वसा का उदाहरण है। जो संतृप्त वसा होता है दोस्तों, वो एनिमल से प्राप्त किया जाता है। मैक्सिमम आप संतृप्त वसा देखोगे कि एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं, और असंतृप्त वसा होता है जो आपको प्लांट से मिलता है। सभी के नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो असंतृप्त वसा है प्लांट से मिलते हैं, और जो संतृप्त वसा है वो एनिमल से मिलते हैं। मकई और तेल असंतृप्त वसा का एक स्रोत है। अंडा भी असंतृप्त वसा का एक स्रोत है। तो अंडा किसका असंतृप्त वसा का एक स्रोत है, ठीक है। अब आगे देखिए, सभी को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिर से फिल इन द ब्लैंक्स को हमारी बुनियादी ढांचा में एकीकृत करने की आवश्यकता है। तो तीसरा है, इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, पहुंच और सामर्थ्य। तो यहाँ पर जो पहला ब्लैंक है फिल इन द ब्लैंक, उसमें पहुंच भराएगा और दूसरा में आपका भरा जाएगा सामर्थ्य। तो शिक्षा और प्रौद्योगिकी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी होता है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी होता है, के साथ साथ पहुंच और सामर्थ्य को हमारे बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे में एकीकृत करना, उसको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है। शिक्षा और प्रौद्योगिकी जो भी एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी है, के साथ साथ पहुंच और सामर्थ्य सबको एक्सेस बनाना होगा, सबसे एक्सेस कर पाए, और उनमें एबिलिटी हो करने की, एक्सेस करने की एबिलिटी भी हो, को हमारे बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे में एकीकृत करने की आवश्यकता है, ठीक है। पहुंच और सामर्थ्य यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है कि बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सभी के लिए उपलब्ध है, सभी को एक्सेस होना चाहिए, ठीक है ना। खासकर कम आयु वाले और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए, जो बहुत गरीब होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी है उसका उनको एक्सेस मिले, और उनमें सामर्थ्य भी हो उसके लिए। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा हो तो उनको एक्सेस ही नहीं हो पाएगा, उनमें सामर्थ्य नहीं हो पाएगा, इसलिए सस्ता भी होना चाहिए और एक्सेसिबल टू ऑल होना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल और बीमारी की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य देखभाल वितरण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है, जैसे टेलीमेडिसिन और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, ठीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए संचार भी बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जानकारी प्रभावी ढंग से और सटीक रूप से प्रसारित की जाए। भारत सरकार ने अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 13,879 करोड़ रुपये तक उधार लेने के लिए विदेशी संगठनों के साथ ऋण व्यवस्था की है।
ABHIN के पूरा के लिए ऋण। चलिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसंचरणीय, जैसे आपको पता ही है कि रोग दो तरह के, एक तो है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पड़ जाते हैं आसानी से, संक्रामक रोग होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। एक दूसरे होते हैं कि जो एक दूसरे से फैलते नहीं हैं, जिसको हुआ है उसी को होगा, ऐसा नहीं है कि वो संक्रामक रोग है। तो उस जो संचरणीय रोग का नाम बताइए जिसे हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। यानी हैंसन रोग के नाम से किसे जाना जाता है? तो हैंसन रोग के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, संचरणीय रोग जिसे हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है वो कुष्ठ रोग है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कुष्ठ रोग, यानी पहला। ये चौथा का आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। कुष्ठ रोग को लेप्रोसी भी बोला जाता है। यानी उस संचरणीय रोग का नाम बताइए जिसे हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है। तो हैंसन रोग के नाम से किसे जाना जाता है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी, ठीक है। हैंसन रोग यानी कुष्ठ रोग का दूसरा नाम है, जो जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होने वाला एक दीर्घकालिक यानी बहुत लंबा पीरियड तक रहने वाला एक संक्रामक रोग है। यह मुख्य रूप से त्वचा यानी स्किन और तंत्रिका जो नर्वस सिस्टम होता है को प्रभावित करता है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में विरूपण और संवेदना की हानि होती है, यानी कमी हो जाती है। हैंसन रोग एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग अतीत में यानी बहुत पुराने समय में कुष्ठ रोगों को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। इसका नाम नॉर्वेजियन काय चिकित्सक, जो कि चिकित्सक थे, फिजिशियन गेरहार्ड और मुरियर हैंसन के नाम पर रखा गया है, जो इस रोग का कारण बनने वाले जीवाणु की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और हिंदी में होता है उपमार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। मानव प्रतिरक्षा विषाणु HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो इंग्लिश वाला ही याद रखना होगा क्योंकि फुल फॉर्म आएगा तो इंग्लिश में ही आएगा। अगर हिंदी में आता है तो मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु याद रख लेना, के कारण होने वाले एक दीर्घकालिक और संभावित रोग से जानलेवा रोग है। एड्स के बारे में आपको पता ही है कितना जानलेवा होता है, इसका अभी तक इलाज भी नहीं संभव है। यह प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमण करता है। यह जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यूनिटी वो जो सिस्टम होता है उस पर आक्रमण करता है, इम्यूनिटी को कम कर देता है, जिससे शरीर अन्य संक्रामक और कैंसर के प्रति अति संवेदनशील हो जाता है। HIV यानी ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस एक विषाणु है, क्या है? वायरस है, जो प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमण करता है और इसके कारण एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह मुख्य रूप से यौन संपर्क सुइयों को साझा करने से, जैसे एड्स जो बीमारी होता है क्यों होता है आप देख सकते हो, यह मुख्य रूप से यौन संपर्क यानी जो सेक्सुअली जो करते हैं उससे सुइयों को साझा करने, यानी एक ही सुई से दूसरे लोग को करने से। और जैसे यौन संपर्क है दोस्तों, ये कब होता है कि जैसे एक आदमी एक से ज़्यादा लोगों के साथ वो यौन संबंध बनाता है तब होता है एड्स, ठीक है। मोनोगैमस में यह नहीं होता है, ठीक है। सुइयों को साझा करने से और समगर्भवता, प्रसव या स्तनपान के दौरान माँ से बच्चे में फैलता है। अगर माँ में हुआ है एड्स की बीमारी तो उसके बच्चे में भी हो जाएगी, ठीक है। HIV को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है, उसको कुछ कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में इस रोग का कोई उपचार नहीं है, ठीक है। चेचक, जो चेचक बीमारी के बारे में आपने सभी पढ़ा होगा, इसको स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं, एक अत्याधुनिक सांसर्गिक और संभावित रूप से घातक रोग है। ये भी बहुत डेंजरस रोग है जो वेरियोला विषाणु के कारण होता है। तो जो भी विषाणु का नाम आ रहा है, जैसे चेचक कौन से विषाणु के कारण होता है, तो ये भी आप याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यह ज्वर, सिर दर्द और एक विशिष्ट लालपन द्वारा अभिलक्षणित होता है। टीकाकरण के माध्यम से संपूर्ण विश्व से चेचक का उन्मूलन किया गया है, ठीक है। FSSAI इस जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म इसका याद रखना, जैसे आपको एड्स का हो गया, FSSAI का हो गया और HIV का हो गया, ये सब जो फुल फॉर्म बता रहा हूँ उसे आप याद रखना।
तो FSSAI मानकों के अनुसार चावल को सूक्ष्म पोषक तत्वों, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व यानी में भरा जाएगा, यानी माइक्रो न्यूट्रिशन एलिमेंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ फोर्टिफाइड किया जा सकता है। FSSAI मानकों के अनुसार चावल को सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ फोर्टिफाइड किया जा सकता है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार आहार में विटामिन और खनिज सामग्री की वृद्धि के लिए चावल का फोर्टिफिकेशन एक लागत प्रभावी और पूरक रणनीति है, उसका अच्छा मतलब प्लान है। ठीक है। FSSAI के अनुसार 1 kg फोर्टिफाइड चावल में, फोर्टिफाइड चावल 1 kg होता है, उसमें आयरन भी होता है, फोलिक एसिड, विटामिन B12 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन B12 का जो साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबालामिन होता है। ठीक है। इसके अलावा चावल सूक्ष्म पोषक तत्वों एकल या निम्न के साथ संयोजन में फोर्टिफाइड चावल, इसमें जिंक, विटामिन ए, विटामिन B1 वगैरह भी होता है। ठीक है। तो कितना कितना अमाउंट होता है ये आप देख लो, नोट कर लेना। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, जो अमाउंट लिखा हुआ उससे हमको लगता है नहीं आएगा। ठीक है। तो विटामिन ए है, विटामिन ए का कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये मैंने पहले पढ़ाया है, पिछले वीडियो में भी बताया था, तो उसे देख लेना। ठीक है। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है दोस्तों। ठीक है। विटामिन B1 का थायमिन होता है, थायमिन बस याद रखना। विटामिन B2 के राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है। विटामिन B3 का निकोटाइनामाइड, विटामिन B6 का पाइरोडॉक्सिन, इसका थीराइकोनिकोपेंट बायोनिफास्कर, ये ट्रिक आप याद रखोगे तो इससे आपका सारा हो जाएगा। थी से थायमिन, राई से राइबोफ्लेविन, निको से निको टाइनमिड, थीराइकोनिकोपेंट, पेंट से पाइरोडॉक्सिन, पाई बायोनिफास्कर से फास्कर, B12 याद रखना, साइनोकोबालामिन। ठीक है। आयरन जो होता है उसको फेरिक फायरोफॉस्फेट बोला जाता है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है। जिंक ऑक्साइड से जिंक आपको मिलता है, प्लस पोषक तत्व है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।